देखोगे, कंटिन्यूशन ये वाला पार्ट था जिसका वीडियो आपको देने को कहा था, मगर किसी ने याद नहीं दिलाया। मैंने भी नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं सीधा। मासानुमासिक वृद्धि, ठीक, किस तरह ग्रोथ होती है गर्भ की। देखिए, तो यहाँ ना कई आचार्यों के अनुसार लिखा होगा। जैसे चरक क्या कहते हैं, क्योंकि चरक में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था ये पार्ट। सुश्रुत क्या कहते हैं, फिर वाग्भट में दोनों वाग्भट, कहीं कहीं और भी रेफरेंसेस मिलेंगे, मान लो कहीं याज्ञवल्क्य का लिखा हुआ है, गंगाधर की बात लिखी हुई है। ठीक है, तो जहाँ एक जैसी चीजें हैं तो वो चीज तो जरूरी है नहीं। ठीक, जनरली ऐसा भी नहीं पूछता स्पेसिफिक कि इस आचार्य के अनुसार इस माह में क्या होता है, तो ऐसा भी नहीं पूछता। वो क्वेश्चन बस हृदय वाला ही आता है कि किसकी द्विहृदय अवस्था कब है। तो इन जनरल आप जो याद करोगे ना, जितना भी कुछ लिखा होगा कि पहले मास में इस आचार्य ने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो वो सारा आपको कंबाइन करके याद रखना है कि हाँ, एक पहले मास में ये चीजें होती हैं, दूसरे मास में ये चीजें होती हैं। इस तरह करके ज्यादा याद करना है ना। तो फोकस बहुत उस पर नहीं करना किसने क्या कहा पर्टिकुलर। देखो चलो, तो प्रथम मास से कलम जो आते हैं कि पहले मास में कलल के फॉर्म में आ जाता है। कलल मान लो आप पेस्ट जैसी कुछ भी चीज, ठीक है। तो प्रथम मास से कलम जाते सुश्रुत कहा, जो गर्भ होता है पहले मास में। सम्मूर्छिता सर्वधातु कलुषित रहता, खेट भूत, बेटा शब्द है ठीक कर लेना, खेट भूत है, यहाँ विड भूत लिखा हुआ है, खेट भूत, यही वर्ड जरूरी है। खेट भूत, इसी पे बात करेंगे, चरक की बात है। सम्मूर्छिता सर्वधातु कलुषित रहता, खेट भूतो भवत्ते अव्यक्त विग्रह, वाग्भट अव्यक्ता प्रथम मासी सप्ताहात कल्लो भवेत्, याज्ञवल्क्य प्रथम मासी संकलेद भूतो धातु विमूर्छिता। तो कुल मिला के पहले मास में जो बात चल रही है वो यही है कि पहले मास में कलल के जैसा होता है। चरक ने यहाँ एक शब्द दे दिया खेट भूत, कि खेट भूत हो जाता है। तो खेट भूत के ऊपर यहाँ टीका देख पा रहे हो आप चक्रपाणी की, उन्होंने भी ऐसे लिखा है कि खेट भूत का मतलब क्या है, कि श्लेष्मा का कुछ स्ट्रक्चर है, श्लेष्मा चिपक गई आपस में, उस तरह की कोई चीज हो। तो श्लेष्म भूत अर्थ लिया खेट भूत से चक्रपाणी ने। और गंगाधर ने स्तयान रूप श्लेष्मवत, मतलब वही कि रुका हुआ कोई स्ट्रक्चर श्लेष्मा से बना हुआ, ऐसा अर्थ लिया है। अरुंधत एक सप्ताह के पूर्व गर्भ को श्लेष्म पिंडीभूत माना है, कि एक सप्ताह के पहले जो गर्भ होता है वो श्लेष्मा के पिंड जैसा होता है ना, कि बाद में वही डेवलप होता चला जाता है। ऊपर आप बाघवट की अगर बात देखोगे तो उन्होंने भी ऐसे लिखा है, ये अब अव्यक्ता प्रथम मासे सप्ताहात कल्लो भवेत, कि एक हफ्ते पे होते होते वो कलल के रूप में बन जाता है। कि शुरुआत में पहला हफ्ता जो होता है, माफ करें, पहला मास जो होता है उसमें लक्षण क्लियर नहीं होते, और हफ्ते भर होते होते वो कलल की फॉर्म में आ जाता है। तो उन्होंने भी ऐसे लिखा है। ठीक, तो इसमें याद क्या रखना है बस, कि पहले मास में कलल जैसा, खेटभूत जैसा, खेटभूत का मतलब श्लेषभूत, इतनी बस बात याद रखोगे, और कुछ नहीं याद करना है। यह है पहले मास की बात। अरुंधत का अलग पॉइंट है, लेकिन सवाल कभी देखा नहीं, पूछा गया तो आप चाहो तो देख लो कि सप्ताह के पूर्व गर्भ को श्लेषम पंडीभूत माना है एक सप्ताह के पहले। नेक्स्ट बात आती है हारित की। तो हारित का पूरा जो भी डिस्क्रिप्शन है आप लोगों ने तब याद किया होगा जब हारित पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें जरूरी क्या है, दो चार चीज जरूरी है, वो स्पेशली याद होनी चाहिए, देख लेते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट डे कलल के रूप में होता है, 10 दिन होते होते शुक्र शोणित मिश्रित बुदबुदाकार, की बबल्स जैसा दिखाई देता है, शुक्र और शोणित से मिलकर बना हुआ। 15 दिन में घन के रूप में हो जाता है, 20 दिन मांस पिंड के रूप का, 25 दिन में पंच महाभूतात्मक। तो ये याद रख सकते हैं पॉइंट, कि पंच महाभूत जो है इनके अनुसार वो 25 दिन में आ जा रहा है। एक मिनट बेटा। तो बेटा 25 दिन में पंच महाभूतात्मक हो जाता है, और ये क्वेश्चन है काश्यप का ही पूछा जाता है कि कितने माह में गर्भ जो है वो उसमें पंच महाभूत आ जाते हैं, त्रिदोष आ जाते हैं, इस तरह वाली बात। तो वो 7वां मास है उनका आंसर। तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फिलहाल ये याद रखोगे, एक मास में कह रहे हैं कि पंच तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा मतलब जो कैरेक्टर्स हैं पंच महाभूत हो गए वो ज्यादा स्पष्ट होते हैं, मतलब ये है, कोई खास बात नहीं है। 25 दिन में बासांकुर के फॉर्म का, 4 मास में कह रहे हैं रोम की उत्पत्ति, ये देख सकते हो, रोम 4 मास में। 5 माह में जीव, जीव मतलब आत्मा आ जाती है ऐसा मान लो। 6 माह पे प्रस्फुरण होने लगता है। ये आगे वाले जो मास है ना, ये ज्यादा जरूरी है, कि 4 मास पे रोम, 5 मास पे जीव यानी आत्मा आ गई।
6 माह में प्रस्फुरण होने लगा, 8 माह में जठराग्नि, तो 8 जठराग्नि मिक्स करते हैं, मतलब वर्ड मैच करते हैं, 8 जाठ ऐसा करके जाठराग्नि है ना। 9 माह में चेष्टाएं करने लगता है, ये भी पूछा जाता है, चेष्टा। तो 4 माह रोम, 5 माह जीव, 6 माह प्रस्फुरण, 8 माह जठराग्नि और 9 माह में चेष्टाएं होने लगते हैं। तो ये सारा कुछ जो है जनरली फर्स्ट माह के रेफरेंस में देखा हमने। बाकी ये जो कुछ चीजें थी 50 दिन मास अंकुर या आगे वाली हारित की, ये आगे तक एक साथ पढ़ लिया हम लोगों ने। आगे देखो आप सेकंड मास। तो द्वितीय शीत उष्मा अनिलैर अभिप्रपच्यमाना नाम महाभूता नाम संघातो घना संजायते यदि पिंडा पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम च अर्बुदमिति। तो क्या कहना है कि पहले मास में तो कलल के फॉर्म में था, पेस्ट जैसा था मतलब। दूसरे मास में शीत उष्मा अनिल मतलब वात पित्त कफ मिलके इसको पचा देते हैं। ये जो खेड भूत या श्लेष्म पिंडी भूत एक स्ट्रक्चर था, और अब वो कैसा बन जाता है, पकने के बाद ज्यादा घन हो जाता है। घन कह रहे हैं, इस घन की शेप क्या है, कह रहे हैं अगर पिंड के फॉर्म में बना, मतलब एक नॉर्मल राउंड सर्कल मान लो आप उस तरह के, तो वो बनेगा पुमान, मतलब मेल संतान बनेगी। अगर पेशी की तरह है, मतलब स्ट्रक्चर लंबा है पेशियों जैसा, तो वो स्त्री संतान बनने वाली है। और नपुंसकम च अर्बुदमिति, मतलब शेप अगर इरेगुलर है, कि मतलब राउंड ही से शेप है लेकिन वो इरेगुलर है, या पेशी जैसी शेप है लेकिन वो इरेगुलर है, तो होने वाली संतान नपुंसक होगी। ठीक है। तो दूसरे मास में घन बन जाता है। अगर पिंड बना तो पिंड पुमान, तो दोनों पास हैं पिंड पुमान। स्त्री तो पेशी, और नपुंसक अर्बुद। आगे देखिए चरक, सेम बात उन्होंने कही, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो भी कह रहे हैं कि दूसरे मास में घन बन जाता है। पिंडी पेशी और अर्बुद, वो तीन चीजें हैं, पिंड पेशी अर्बुद देख लिया आपने। लेकिन जब यहाँ एक्सप्लेन किया है ना, तो ऐसा नहीं लिखा कि अगर पिंड बनेगा तो पुरुष होगा, उन्होंने लिख दिया अगर घन होगा तो पुरुष होगा। है ना, तो इसको गलती मान सकते हो लिखते समय, लेकिन सेंस वही है इनका भी, कि घन है तो पुरुष, पेशी है तो स्त्री, और अर्बुद है तो नपुंसक। क्लियर। आगे देखिए वाग्भट, संग्रह हृदय दोनों, करल से क्रमशः पुरुष स्त्री नपुंसक। तो आप समझ गए कि अगर घन है पेशी अर्बुद है तो क्या क्या बनेगा, तो पुरुष स्त्री और नपुंसक। सेम बात इन्होंने रिपीट की है, नहीं याद करना अलग से आपको। तो दूसरे मास में क्या याद रखोगे, बस एक बात, कि घन बन जाता है। और उसकी शेप कैसी है, अगर पिंड बना है तो पुरुष, पेशी बनी है तो स्त्री, और अर्बुद बना है तो नपुंसक। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड मास। तो तृतीय हस्त पाद शिरसाम पंच पिंडिका निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति। ध्यान से देख लेना। आपको एक सवाल मैंने किया था पहले, कि बच्चा कितनी आयु का होता है, मतलब कितने माह का या कितने वर्ष का, जब जानने लगता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, अपने लिंग के बारे में उसको जानकारी होती है। 3 वर्ष का। 3 3 वर्ष। ईयर। ठीक है, 3 इयर्स का, ठीक है बेटा। तो यहाँ भी देखोगे आप, तो यहाँ तीसरे मास में बच्चे के जो अंग अवयव हैं वो क्लियर होने लगता है। ठीक है। तो तृतीय हस्तपाद शिरसाम पंच पिंड का निवर्तनते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्म भवति। तो कह रहे हैं तीसरे मास में ये जो पिंड बना था, अब इस पिंड में ना ऐसा कि सिर, हाथ और पैर ये बनने लगते हैं। तो ये कैसा दिखाई देता है, पंच पिंडिका की तरह, कि पांच, ये 1 2 3 4 5, समझ ना, 2 हाथ 2 पैर और एक सिर, ऐसा दिखाई देता है। तो पंच पिंडिका बन जाती है। तो कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया कि भाई हाथ है पैर है सिर है, लेकिन बाकी ऑर्गन नहीं समझ में आ रहे वे। तो ये डिवीजन तो हो चुका, लेकिन कैसा है, सूक्ष्म। शब्द याद रखोगे कि सूक्ष्म विभाग कहाँ होता है, शब्द ऐसे आएगा कि अंग प्रत्यंगों का विभाग सूक्ष्म किस मास में होता है, तो तीसरे मास में। क्योंकि अभी देखोगे चौथे मास में शब्द थोड़ा सा बदलेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, पहले सूक्ष्म था, यहाँ थोड़ा सा व्यक्त हो जाता है। और आगे चल के सातवें मास में देखोगे तो वहां पर मिलेगा प्रव्यक्त तर, मतलब बिल्कुल ही क्लियर हो जाती हैं चीजें सातवां मास आते आते। ठीक है ना। तो 3 4 और 7 मास पे क्वेश्चन बनता है, तीसरे मास पे सूक्ष्म, चौथे मास में प्रव्यक्त, और सातवें मास में प्रव्यक्त तर। तो ध्यान रखोगे, आगे अभी आएंगी बातें देखेंगे। ठीक है। तो तीसरे मास में एक तो ये बात हुई, पंचपिंड का बने और अंग प्रत्यंगों का विभाग सूक्ष्म हुआ। फिर देखो चरक क्या कह रहे हैं। चरक कह रहे हैं सर्व इंद्रियाणि सर्व अंग अवयवश्च युगपदेर
अभिनिवर्तन्ते, यानी एक साथ निकलते हैं सारी इंद्रियां, सारे अंग अवयव, युगपद मतलब एक साथ। बस यही बात है कि सारे अंग प्रत्यंग जो है एक साथ बनने लगते हैं। ये चरक ने कहा। टीकाकार चक्रपाणि ने और चरक ने भी कह लो आप कि रोम उत्पत्ति जो है वो तीसरे मास में बताई है। तो रोम उत्पत्ति तीसरे मास में। पीछे हारित का देख के आया, हारित ने किस मास में कहा? फोर्थ। फोर्थ। तीन मास में। ठीक है, तो यहाँ तीसरे मास में है और हारित में चौथे मास में है। फिर देखोगे वाग्भट, अगेन दोनों की बातें कहते हैं कि गात्र पंचक मतलब वही पंचपंडिका वाली बात, ज्ञानम च सुख दुख है, और सुख दुख का ज्ञान भी होने लगता है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जिस मास में हृदय आ जाएगा, भाई किसी के पास दिल है तभी तो सुख दुख महसूस होगा उसको। तो जब हृदय आ जाता है तभी सुख दुख का ज्ञान होता है। तो वाग्भट का देख लो, ज्ञानम च सुख दुख है, आप तो जानते ही हो। हृदय ने तो दूसरे ही मास में कह दिया। संग्रह ने फिर तीन मास से लेके, तीन पक्ष से लेके 5 मास तक, है ना। हम्म तो इनका हृदय तो पहले ही बन जाता, तो इनको भी यहाँ तीसरे पे सुख दुख का ज्ञान होने लगा। संग्रह ने भी कहा तीसरे में पंचधा प्ररोहंती, कि 5 प्ररोह जैसे बन के आ जाते हैं, एक्सटेंशन। तो इजी है। तीसरे मास में क्या याद रखना है? पंचपिंड का अंग प्रत्यंगों का विभाग सूक्ष्म, और सभी अंग इंद्रिया सब जो है एक साथ निकलते हैं। रोम उत्पत्ति, इतना याद रखना है तीसरे मास के अंदर। तीसरे मास से रिलेटेड जो मेन इवेंट है वो है हृदय की उत्पत्ति होना। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात हो गया। काश्यप ने तो वही सर्वेंद्रियाणी सर्व अंग व्यवस्था तृतीय मासी युगपद निवर्तन था क्रम, चरक वाली बात कि सारी इंद्रियां बन जाती हैं, सारे अंग एक साथ बन जाते हैं। देख लो दो हृदय अवस्था सबको रटी है अभी। चरक हारित काश्यप 3rd मास, अष्टांग हृदय 2 मास, सुश्रुत भाव प्रकाश 4 मास, अष्टांग संग्रह 3 पक्ष से लेकर 5 मास। सुचिता, भाव प्रकाश की प्रसूतावस्था कब तक है? प्रस्तुतावस्था कब तक प्रसूत कहना सर, चाहिए? अप टू 9 to 10। बेटा मैं डिलीवरी का टाइम नहीं कह रहा, प्रसूत जो टर्म दी गई है वो कब तक दी गई है? मुस्कान, 4 माह के लिए। 4 मास है ना, लेकिन साथ साथ 1.5 मास भी मानते हैं सुश्रुत वाली। याद रखोगे? देखो चलो आगे। सुश्रुत टीकाकार डलहर ने तेज के नेत्र में प्रविष्ट होने का समय और दृग इंद्रिय यानी दृष्टि के निर्माण का समय भी यही बताया किरण डलहर ने। तीसरा मास है, तीसरे मास में ही तेज का नेत्र में प्रविष्ट होना और जाहिर सी बात है दृष्टि का बनना, ये टाइम बताया है। हर एक पॉइंट लिखा कि 3.5 मास में सिर जो है सार्वत हो जाता है, और 4th मास में रोमोत्पत्ति आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो कोई खास नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 4th मास। चतुर्थे सर्व अंग प्रत्यंग विभागा प्रव्यक्तो भवति, ये बात हो चुकी है हमारी। सूक्ष्म, प्रव्यक्त और 7वें में प्रव्यक्तर। याद कैसे रखना है? 3 + 4 = 7। तीसरे और चौथे मास उसके बाद सीधा इवेंट जो 7वें मास का है। तो सूक्ष्म, प्रव्यक्त और प्रव्यक्तर हो। क्लियर? आगे देखेंगे। चतुर्थे मासे स्थिरत्वम आपद्यते गर्भ, तस्मात् तदा गर्भिणी गुरुगात्रत्वम अधिकम आपद्यते विशेषण। कई बार हम लोगों ने बात की है कि जहाँ एक नेचुरल हिस्ट्री मिलती है फैमिली के अंदर अबॉर्शन की या इस तरह की चीजें, हम जो बात करते हैं वो तीसरे मास तक ज्यादा होती हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही चतुर्थ मास आया तो एक शब्द आ गया स्थिरत्वम आपद्यते गर्भ, कि गर्भ अब स्थिर है। तो यहाँ से एक सेफ जोन कह लो शुरू हो जाता है ना। फिर जहाँ 8वां महीना कहो एंड आते आते या 9th माह, तो फिर समस्याएं शुरू होती हैं एक बार। लेकिन फिर बीच का टाइम जो बड़ा ये आराम वाला निकलता है कि इसमें ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। तो चतुर्थ, सर हाँ बोले। सर एक क्वेरी थी सर। सर ये हम्म। प्रसूति काल और सर सूतिका काल एक ही होता है? हाँ एक ही बात है, जो हम सवाल करते हैं इन जनरल वो यही है ना। 45 दिन का टाइम होता है उसके लिए। सर काश्यप का 6 महीने है सर। काश्यप का 6 माह है, करेक्ट है। ओके। ठीक है ना, तो काश्यप ने इस तरह लिखा है कि 6 माह में जो गर्भिणी की धातुएं हैं वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है।
तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, तो उसको हम मान लेते हैं कि उनके अनुसार 6 माह का टाइम है। सर ठीक है, जो सर भी यहाँ क्वेश्चन पूछा था सर यही पूछा था आपने या कुछ और पूछा था अभी? मैंने भाव प्रकाश के अनुसार पूछा था। भाव प्रकाश ने क्या किया है कि सुश्रुत की बात को भी एज इट इज कह दिया कि 1.5 माह का होता है। ठीक है, फिर अपना मत भी लिख दिया। भाव प्रकाश ने भी योग रत्ना करने में 4 माह का टाइम भी उन्होंने बताया है। ठीक है, तो सर इसको 4 माह मानेंगे या 1.5 महीना मानेंगे? मैंने कहा ना, अगर अगर स्पेशली पूछे रेफरेंस कि भाव प्रकाश के अनुसार, तो आंसर 4 माह कहना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे देखते हैं। सर ये यहाँ पे हम्म, 4 माह से यहाँ पे डलन ने वो जो बोला है तेज के नेत्र में प्रविष्ट होने का। अच्छा, करेक्शन करा है इसने। इसको 4 मास कर लो बेटा, आप यस बता। सर। इसको 4th मास कर लोगे, बताने करेक्शन कराया हुआ है। तो 4th मास है बेटा इसके अंदर। ये डलन ने तेज के नेत्र में प्रविष्ट होने का समय और द्रगेंद्र निर्माण का समय, तो 4 मास है, यहाँ 3rd में लिखा गया गलती से, 4th मास में। ठीक, आगे चलो। तो चौथे मास में जो हम खैर मेन बात कर रहे थे कि गर्भ जो है वो स्थिर हो जाता है, और गर्भिणी कैसी हो जाती है, गुरु गात्र वाली। गुरु गात्रत्वम अधिकम आपद्यते विशेषण। ठीक है, तो याद रखोगे। और देखो, चतुर्थे अंग प्रत्यंग विभागा प्रव्यक्तो गर्भश्चा स्थिरो भवति, अष्टांग संग्रह। सेम बात दोनों के स्टेटमेंट मिला दी है। चतुर्थे व्यक्त अंगा नाम, अंग व्यक्त हो जाते हैं, अष्टांग हृदय। और काश्यप चतुर्थे स्थिरत्वम याति गर्भम कुक्ष निरामया। तो बाकी किसी की कोई बात याद नहीं रखनी, सिंपल सी बात है कि गर्भ स्थिर हो जाता है और माता का शरीर जो है वो गुरु हो जाता है, गुरु गात्रम। बस इतना ही याद रखोगे। और ये प्रव्यक्त वाला शब्द जो है ये भी। नेक्स्ट आ जाओ 5वां मास। पंचमे मनः प्रतिपुत्रम भवति। 5वें में मन आ गया। ठीक है, पंचमे मनः प्रतिपुत्रम भवति, भूल जाओ अगर तो देखो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं मेनली मन ही उनको कंट्रोल करता है, तो उस तरह याद रख लो कि 5वें में फिर मन आ जाएगा। तो पंचमे मनः प्रतिपुत्रम भवति, सुश्रुत भाव प्रकाश दोनों की बात है। पंचमे मासी गर्भस्य मांस शोणित उपचयो भवत्य अधिकम अन्येभ्यो मासेभ्यः तस्मात् तदा गर्भिणी कार्श्यम आपद्यते विशेषण। तो कह रहे हैं 5वें मास में गर्भ के मांस और रक्त ये अधिक मात्रा में बनते हैं। अब जब गर्भ में ये ज्यादा बनेंगे तो गर्भ तो न्यूट्रिशन जो कुछ भी ले रहा है माँ से ले रहा है, तो माँ में क्या होगा, माता में कार्शियता आ जाएगी, क्रश हो जाएगी माँ। ठीक है, तो 5वें मास में मांस और शोणित बन रहा है बच्चे का, और माता क्रश हो रही है। मैं सवाल बार बार करूंगा आपसे कि कब क्रशता आती है माता में, तो 5वें मास में आती है। ठीक है, आगे देखो, अष्टांग हृदय 5वें मास में चेतना का आना बताते हैं। देखो जनरली क्या है, हम लोग जब हृदय आता है ना तो हृदय के साथ ही मान लेते हैं चेतना आ गई। अगर बाकी का पूछे आपसे अष्टांग हृदय के अलावा, तो आपको हृदय के साथ ही आंसर लगाना है कि जिसका जिस मास में हृदय बनता है तभी आप चेतना लिखोगे, कि चेतना भी तभी आ जाती है। ठीक, लेकिन बस अष्टांग हृदय में थोड़ा सा अलग चलती हैं चीजें। हृदय भी दूसरे मास में बन जाता है इनका, फिर चेतना 5वें मास में आ रही है, तो याद रखोगे चेतना 5वें मास में आ रही है। हारित यानी गर्भ सजीव हो जाता है 5वें मास में, पढ़ा था हमने। ठीक है, अष्टांग संग्रह पंचम मना प्रतिपुत्र भवति मास शोणित उपचयश्च देख लिया। गर्भ उपनिषद की अगर बात करें, वहां लिखते हैं पंचमे पृष्ठवंशो भवति, पृष्ठवंश बन जाता है 5वें मास में। याद कैसे रख सकते हो, पास है 5, पास है पृष्ठवंश। ठीक है, 5वें में पृष्ठवंश। नेक्स्ट काश्यप मास शोणित वृद्धस्तु पंचमे मासी जीवक गर्भिणी पंचमे मासी तस्मात् कार्शन युज्यते। वही की गर्भिणी जो है क्रश हो जाती है, तो वही बात रिपीट करोगे। तो क्या याद रखोगे, 5वें मास में एक तो मन का बनना, एक मांस और रक्त का बनना, मांस शोणित, जिसकी वजह से गर्भिणी क्रश हो जाती है। हृदय के अनुसार चेतना का आना, गर्भोपनिषद पृष्ठवंश का बनना, तो ये याद रखना है। और हारित वाला भी कि गर्भ सजीव हो जाता है। ठीक, तो 5वें मास में काफी चीजें हैं। नेक्स्ट है छठा मास। तो सुश्रुत कहना है षष्ठे बुद्धि, पहले मन फिर बुद्धि आ गई छठे मास के अंदर। षष्ठे बुद्धि, षष्ठे मासी गर्भस्य बलवर्ण उपचय। तो छठे मास में गर्भ में बलवर्ण उपचय होता है, तो जाहिर सी बात है गर्भिणी में इनका ही क्षय होगा, है ना, वो भी इस तरह से आगे बात है। तो आप मेन बात याद रखो कि बलवर्ण का उपचय छठे मास में। 5वें में मांस और रक्त बन रहा था, छठे में बल और वर्ण बन रहा है बालक का। ठीक,
संग्रह षष्ठे केश रोम नख अस्थि स्नायु आदि अन्य अभिव्यक्तानि बलवण उपचयश्च। तो बलवण ये भी कह रहे हैं साथ में, केश रोम नख अस्थि स्नायु ये सारी चीजें छठे मास में संग्रह। गर्भोपनिषद छठे में मुख नासिका अक्षी श्रोत्राणी। तो मैं इस तरह याद रखता हूँ कि छठे मास में, क्योंकि बुद्धि हम लोग ब्रेन के साथ रिलेट करते हैं ना, कि बुद्धि मतलब ब्रेन जो हम लोग समझते हैं, तो उसी तरह की गर्भोपनिषद ने कहा कि जो ऊपरी हिस्से की चीजें हैं, मतलब मुख नासिका अक्षी श्रोत्र, इस तरह समझ सकते हो कि इंद्रियां जो होती है उनसे जनरेट बुद्धि होती है ना। आपको पढ़ाया होगा पीछे टेबल, वो ध्यान आ रही है? इंद्रियों से उत्पन्न बुद्धियां भी होती हैं, पंचक वाली टेबल। तो वहां से रिलेट कर सकते हो कि इस छठे माह में बुद्धि जो कही है कि वो इन इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली बुद्धि है। ये सब इंद्रियों के स्थान है, मुख नासिका अक्षी श्रोत्र, ऐसा करें तो रिलेट कर सकते हो, मतलब अदरवाइज सीधे याद कर लो, कोई इशू नहीं। हारित कह रहे हैं छठे में प्रस्फुरण होने लगता है, याद कर चुके हो आप। छठे माह में गर्भ स्फुरण करता है, मूवमेंट शुरू कर देता है। काश्यप चरक की तरह कि बल वर्ण ओज ये बनते हैं छठे मास में। अष्टांग हृदय छठे मास में स्नायु सिरा रोम बल वर्ण नख त्वचा, तो सेम अष्टांग संग्रह की तरह। और भाव मिश्र छठे मास में बुद्धि का बनना। एक बार फिर देखेंगे छठे मास में, तो सबसे मेन है षष्ठी बुद्धि। बाकी चरक ने कहा बलवर्ण उपचय, चरक बलवर्ण उपचय। वाग्भट ने केश रोम नख अस्थि स्नायु इत्यादि, और साथ में बलवर्ण उपचय। गर्भोपनिषद मुख नासिका अक्षी श्रोत्राणी, है ना, कि ऊर्ध्व जत्रु का जो पार्ट है, मतलब वो। हारित प्रस्फुरण होता है छठे में। काश्यप बलवर्ण ओज और बुद्धि, मतलब बुद्धि नहीं है, वृद्धि लिखा हुआ है वो, काश्यप का चरक जैसा ही है, समझते हो ना। अष्टांग हृदय संग्रह की तरह, और भाव मिश्र सुश्रुत की तरह। नेक्स्ट आता है सातवां मास। तो सुश्रुत सातवें मास में कह रहे हैं सभी अंग प्रत्यंग जो है उनका विभाग प्रव्यक्त तरह, मतलब वो ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। और भी सातवें मास में सप्तमे मासी गर्भा सर्व भाव्याप्यायते गर्भिणी सर्वाकार क्लांतमा। चरक ने कहा कि गर्भ जो है उसके सभी भाव जो है वो अप्यायित होते हैं, मतलब पूरित होते हैं। इसीलिए माता जो है वो हर प्रकार से क्लांत होती है। तो माता तो हर तरह से थकी हुई सी होती है, और जो उसकी संतान है वो हर तरह से लगता है कि उसका न्यूट्रिशन हो रहा है, कि वो ऑर्गन ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना क्लांत किस में होती है। पांचवें में क्रश हो रही थी और सातवें में क्लांत हो रही है। ठीक। अष्टांग संग्रह सप्तमे सर्वांग संपूर्णता। अष्टांग हृदय सर्वे सर्वांग संपूर्ण भावे पुष्यते सप्तमे। काश्यप सर्व धात्वांग संपूर्ण वात पित्त कफान्विता, जो मैंने आपको कहा कि वात पित्त कफ या त्रिदोष कब आ जाते हैं, तो सातवें मास के अंदर काश्यप के अनुसार ये पूछा जाता है। भाव प्रकाश सर्वांग उपांगम इति भ्रशम व्यक्तानि सप्तमे, कि सातवें मास में एकदम से ही सभी अंग प्रत्यंग जो है वो दिखाई देने लगता है। तो सातवां मास सुश्रुत सर्वांग प्रत्यंग विभागा प्रव्यक्तरा, सूक्ष्म प्रव्यक्त तीसरे चौथे में और सातवें में प्रव्यक्तरा। चरक कि गर्भ जो है सभी भावों से आप्यायित होता है और गर्भिणी क्लांत होती है, गर्भिणी क्लांत। काश्यप त्रिदोष आ जाते हैं गर्भ के अंदर, वात पित्त कफान्विता। नेक्स्ट है आठवां मास। आठवें मास में हम लोगों ने बात की थी कि आठवां मास अच्छा नहीं माना जाता डिलीवरी के लिए। कि आठवें मास में क्या होता है कि जो ओज है वो अस्थिर होता है, तो माता से उसके गर्भ में, गर्भ से माता में आता जाता रहता है। तो अगर प्रसव हुआ और उस समय सोचो कि जो ओज है वो माता में हुआ, तो फिर गर्भ तो निरोज वाला होगा, उसमें ओज होगा नहीं, तो वो जीवित नहीं रहेगा, है ना। सेम बात कि अगर उस समय गर्भ के अंदर हुआ ओज माता में नहीं हुआ, तो माता की मृत्यु हो जाएगी। तो आठवां मास अच्छा नहीं मानते, तो वही लिखा है अष्टमे अस्थिर भवते ओजा। ठीक, बस ये बात याद रखना, आठवें में ओज अस्थिर होता है, एक बात। दूसरा है, एक नाम देख पा रहे हो, नैरक्त भागत्वाच ततो बलि मास ओदमे, तो आपको पढ़ा चुका हूँ कि होता क्या है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आठवें मास में एक राक्षस है नैरक्त, तो ये बच्चे में इसका एक अंश होता है, मतलब इसको बता दिया गया कि भाई तुम्हारा हिस्सा वहां है, उस बच्चे के अंदर है, जाओ जाके ले लो। तो वो तैयार रहता है आठवें मास में कि बच्चे से जाके मुझे अपना अंश लेके आना है। ठीक है,
तो उसको क्या करना है कि भाई उसको मनाना है कि भाई बच्चे को मत नुकसान पहुंचाओ। तो उसके बदले उसको क्या दे दिया, मांस और ओदन, चावल और मांस, मतलब उसकी बलि दे दी उसको कि भाई ये खा लो तुम, तो बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। तो ये पूछा जाता है कि ये नरक भाग किसने दिया, तो भगवान शिव ने दिया, ऐसा माना जाता है। बालक के अंदर नरक राक्षस जो है उसके लिए ये भाग जो है। इसमें कई कहानी है, आप वीरभद्र की कहानी पढ़ते हैं, वो भी शिव जी के साथ ही जुड़ी हुई है इस तरह करके। खैर आगे देखिए, अष्टमे मासी गर्भश्च मातृतो गर्भश्च माता रसहारिणी भी। वो ये कह रहे हैं कि माता से गर्भ से माता में जाता रहता है रस, वह नाड़ी के द्वारा जो ओज है। तो परस्पर इसका आदान प्रदान होता रहता है। अष्टम मास जो है वो कुशल लोग अच्छा नहीं मानते प्रसव के लिए। डलहर ने कहा नैरक्त भाग राक्षस का अंश है जो रुद्र के द्वारा बालक में दिया गया है, ऐसा कुमार तंत्र में वर्णित है। हारित अष्टम मास से जाते चा अग्नि योग, आप जानते ही हो जठराग्नि का संयोग 8वें मास में हो जाता है। और मासे तो नव में प्राप्त जायते तस्य चेष्टितम, की चेष्टाएं जो है 9वें मास में होती हैं बालक की, हारित के अनुसार। ठीक है, सारी बातें हो गई हमारी। और देख लोगे सुश्रुत क्या कह रहे हैं कि नवम दशम एकादश द्वादशम, ध्यान आ रहा है ना, सुश्रुत के अनुसार जो प्रसव का समय है तो वो यही है 9 से लेके 12 मास का समय, कि 9 10 11 12 के इन मासों में समझना चाहिए कि प्रसव का समय है। इसके अलावा अतो अन्यथा विकारी भवते, ये विकार समझना चाहिए कि 9 माह के पहले, बताया आपको 8वां माह अच्छा नहीं है, इसी तरह कह रहे हैं 12 माह के बाद, ठीक है, तो वो भी अच्छा नहीं है। और देखो चरक क्या कह रहे हैं, तस्मिन एक दिवसे अतिक्रांते अपि नवम मासम, ठीक है, 9वें मास का कह रहे हैं एक दिन भी बीत जाए तो वहां से लेके दशम मासात 10वें माह तक, यानी कि 9 और 10 माह जो चरक का टाइम है प्रसव का, 9 से 10 माह, और सुश्रुत का 9 से 12 माह, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं कि चतुर्थ मास में गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है, चेतना की उत्पत्ति होती है, सुश्रुत के अनुसार ही इनका हृदय चौथे मास में बनता है ना, तो चौथे में चेतना आ गई। दो हृदय अवमानन से क्या होता है, कुब्ज कुड़ी खंज जड़ वामन विकृताक्ष संतान होती है। लब्ध दो हृदय, अगर दो हृदय अवस्था में जो इच्छाएं हैं पूर्ण की जाए तो संतान वीर्यवान चिरायुष। डलहन ने फोर्थ मास में दृग इंद्रिय में तेज ये कि तेज जो है नेत्र में प्रविष्ट होता है, अभी जो पॉइंट हम लोगों ने सही किया पीछे वो वाला, वो पॉइंट लिखा हुआ है। आलब्ध दो हृदय, तो गर्भे लभित आत्मानी वभयन, तो ये चीज याद रखना, देखो आलब्ध द्विहृदय, कि अगर द्विहृदय अवस्था पूर्ण ना हो तो एक तो ये है कि गर्भ को हानि होगी, और आगे एक और शब्द लिखा है आत्मानी व भयम, यानी स्त्री की स्वयं की भी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो मुझे ध्यान है ऐसा कहीं क्वेश्चन बना रखा था इस चीज के ऊपर, दोनों बातें याद रखना कि गर्भ के लिए भी और माता के लिए भी, दोनों के लिए कंडीशन ऐसी हो सकती है, फैटल कंडीशन हो सकती है अगर द्विहृदय अवस्था पूर्ण ना हो तो। क्लियर, याद रखेंगे। दोहृदय और भावी संतान, ये हमने पढ़ लिया था टॉपिक, कि क्या होता है ये इच्छाएं जो है इनका मतलब, यहाँ तक पूरी बात हो गई थी, अब इस पेज पे आना है। ठीक, यहाँ देखोगे वही सारी बातें हैं कि किस तरह डिसाइड किया जाता है होने वाली संतान मेल है या फीमेल है। तो कुछ चीज अब तो जान चुके हो आप, कि जैसे पुंसवन में देखा था कि दाहिनी नासापुट, अगर पुंसवन में वहां सिद्ध किया हुआ शीर वो डाला जाता है तो होने वाली संतान मेल होगी, बाई नासा से फीमेल होगी। स्त्री की इच्छा जो है वो पुरुषवाचक चीजों में है तो फीमेल संतान होगी। एक्टिविटीज स्टार्ट करती है दाई साइड से स्टार्ट करती है तो होने वाली संतान मेल होगी। ठीक है, तंत्री वर्ण श्राव है तो होने वाली संतान मेल होगी। ठीक है, किंशुकोदक तो फीमेल होगी। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, अब यहाँ देख लो थोड़ा बहुत क्या लिखा हुआ है, मतलब वही कॉन्सेप्ट है, उसी के आसपास ही बात करेंगे। हिंदी देखो, कह रहे हैं जिस स्त्री के दाहिने स्तन में प्रथमतः दुग्ध दिखाई देगा, दाहिनी आंख बड़ी होगी, प्रथम दाहिनी जंघा बड़ी होगी, विशेष करके पुरुषवाचक पदार्थों में दुहिरत होता है। स्वप्न में, ये श्लोक के शब्द देखना है, पद्म उत्पल कुमुद आम्रातक, है ना, क्योंकि हिंदी शब्द नहीं देगा एग्जाम में, वो श्लोक के देगा। पद्म उत्पल उत्पल कुमुद आम्रातक, कि इस तरह के जो प्लांट्स है कह लो आप, इनमें अगर इंटरेस्ट है, अगर ये अच्छा लगता है, तो ये सब का मतलब है कि मेल संतान होने वाली है। जिसका चेहरा और कांति प्रसन्नता के प्रदर्शक हो वह पुत्र को उत्पन्न करेगी, ऐसा समझना चाहिए। इसके विपरीत अगर चिन्ह दिखाई दें तब कन्या संतान उत्पन्न होगी, ऐसा समझना चाहिए।
जिसकी दोनों कुक्षिया उन्नत हो। अब ध्यान से फिर श्लोक देखोगे, पार्श्वद्वय उन्नतम, पार्श्वद्वय उन्नतम, दोनों पार्श्व उठे हुए हैं, दोनों साइड है। पुरस्तान निर्गतम उदरम, उधर जो है आगे की ओर निकला हुआ है, ठीक है। और कह रहे हैं बाकी पूर्व कथित लक्षण हो तो समझना चाहिए कि नपुंसक संतान होगी। मतलब वो सारे लक्षण आ रहे हैं कि संतान वाले, कि हाँ संतान है, गर्भ है, ठीक है। और साथ में उधर कैसा दिखाई दे रहा है कि दोनों साइडें उठी हुई हैं। और ये जो वर्ड है स्पेशल देख लेना, पुरस्तान निर्गतम उदरम, तो इसका मतलब लिखा है कि उधर आगे की ओर निकला हुआ हो, दोनों साइडें उठी हैं और उधर आगे की ओर निकला हुआ है, तो ये नपुंसक संतान होगी। अगले वाले पॉइंट जो है वो ट्विंस के लिए हैं, युग्म के लिए हैं। यस्या मध्य निम्नम द्रोणीभूतम उदरम, जिसका उदर मध्य भाग से गहरा हो, निम्न हो, द्रोणीभूतम उदरम, और द्रोणीभूत, द्रोणी के समान हो, तो समझना चाहिए कि ट्विंस होने वाले हैं, युग्म संतान होने वाली है, ठीक है। अगर हम समझें आयुर्वेद में तो मतलब पाप कर्म जन्य, हमारे यहाँ तो युग्म पाप कर्म से ना, या फिर वात की वजह से। क्लियर? तो याद रखोगे। अष्टांग संग्रह ने ऐसा लिखा है कि अगर ऊर्ध्व रोम राजी बने, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के समय तो रोम राजी बन जाती है, रेखा बन जाती है, आप देखोगे तो अगर ऊर्ध्व रोम राजी बने नाभि के पास, तो होने वाली संतान कह रहे हैं पुत्र है, अगर वो ऊपर की ओर मतलब प्रोग्रेस कर रही है रेखा। डलहर ने कहा है कि रोम राजी भवे निम्ना यस्य स सूयते यमो, अगर रोम राजी नीचे की तरफ को बने, मतलब नीचे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, ऊपर से बन गई, तो मतलब जुड़वा संतान होगी। डलहर ने ऐसा कहा। चरक ने लिखा है चेष्टाएं वाम भाग से हो तो स्त्री संतान उत्पन्न होगी। आगे लिखने से रह गया, आप लिख लो। ठीक है, तो संग्रह ऊर्ध्व रोम राजी तो पुत्र, ऊपर की तरफ रोम राजी तो पुत्र। दलहन नीचे की तरफ रोम राजी तो युग्म संतान। नेक्स्ट कह रहे हैं विकृत अंग प्रत्यंगों का कारण क्या है, तो स्वभाव और धर्म अधर्म निमित्त। एक तो स्वभाव है कि चीजें वैसी ही होनी थी, और दूसरा धर्म अधर्म, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने धार्मिक क्रियाएं अच्छी की हैं या धार्मिक क्रियाएं ज्यादा की हैं। नेक्स्ट आता है गर्भ का पोषण कैसे होता है, पढ़ चुके हैं, रसवा नाड़ी उपस्नय, आप तो उपस्वेद भी जानते हो, ठीक है। गर्भ उत्पत्ति क्रम, पहले कौन सा भाग उत्पन्न होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा सब याद किया हुआ आप लोगों ने। किस सिर पहले उत्पन्न होता है, शौनक के अनुसार इंद्रियों का स्थान है, हृदय कृतवीर्य के अनुसार बुद्धि और मन का स्थान है, नाभि पाराशर के अनुसार। चलो बोल दो, चरक का हृदय किसके अनुसार उत्पन्न होता है, भद्र कांक कांकायन, अंक है। कांकायन ना, याद कर लेना, बताया पूरा। पाड़ीपाद मार्कंडे, बोलो चरक में, बड़ीश बडिश, बड़ी ठीक है ना। तो ये कारण भी लिखे हुए हैं कि हृदय क्यों होता है, बुद्धि मन का स्थान है। नाभि क्यों होती है कि यहीं से देह बढ़ती है। पाणिपात क्यों होते हैं कि गर्भ चेष्टा का मूल है। मध्यम शरीर गौतम ने कहा कि यहीं से पूरा शरीर जो है कनेक्टेड है, निबद्धत्वात् सर्वगात्रम। और धन्वंतरि ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, सभी अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, टाइम ब्रेक का हुआ, 10 मिनट वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।